हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में चल रहे फार्म प्रोटेस्ट के राजनीतिक और आर्थिक कारणों की विस्तृत व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में हो रहे किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा बन चुके हैं। इस विषय की पृष्ठभूमि को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसके राजनीतिक और आर्थिक कारणों का विश्लेषण किया जाए। इसके साथ भी यह भी विचार करना होगा कि क्या इन आंदोलनों को विदेशी शक्तियों द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस लेख में हम विषय को 3 भागों में विभाजित करके समझेंगे। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरी विदेशी ताकतों की भूमिका। पहला राजनीतिक पृष्ठभूमि और इसके प्रभाव। इसके लिए हमको पहले इतिहास से समझना पड़ेगा। इतिहास से आप इस आंदोलनों को अच्छे से समझ पाएंगे। 1940 का दौर और सिख समुदाय की चिंता। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब के विभाजन और पाकिस्तान की मांग की गई। इस समय पंजाब में मुस्लिम, हिंदू और सिख तीनों धर्मों के लोग रहते थे। मुस्लिम लीग की इस मांग से सिख समुदाय चिंतित हो गया कि यदि पाकिस्तान बनता है तो मुसलमानों को उनका देश मिल जाएगा और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, परंतु सिखों के लिए क्या रहेगा। इस असमंजस ने सिखों के मन में एक अलग राज्य की आवश्यकता का विचार पैदा कर दिया। 1920 में अकाली दल की स्थापना सिखों के धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हुई थी। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट भी पास कर दिया, जिससे सिख गुरुद्वारों का नियंत्रण अकाली दल को मिल गया। इसके बाद अकाली दल ने सिख समुदाय के लिए अलग पहचान और क्षेत्र की मांग उठानी शुरू कर दी। 1940 में मास्टर तारा सिंह जैसे नेताओं ने सिखों के लिए एक अलग प्रदेश की मांग को सशक्त रूप से चैंपियन किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं को अपने अनुसार व्याख्यापित किया और कहा खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने कभी सिखों के लिए अलग राज्य की बात कभी नहीं की थी। अब आते हैं संविधान निर्माण और 1948 में सिख राज्य की अस्वीकृति। भारत की स्वतंत्रता के बाद अकाली दल ने एक अलग सिख प्रदेश की मांग को संविधान सभा के समक्ष रखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मांग को खारिज कर दिया। इससे सिखों के बीच असंतोष और बढ़ गया। 1950 के दशक में अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान सिख समुदाय ने भारतीय सेना का भरपूर समर्थन किया। इस योगदान को मान्यता देते हुए 1966 में केंद्र सरकार ने पंजाब को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने सोचा था कि इससे सिख उनके समर्थक बन जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। सिख समुदाय ने इसे अकाली दल की सफलता माना और उनकी लोकप्रियता पूरे पंजाब क्षेत्र में बढ़ गई, क्योंकि अकाली दल शुरू से ही सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। सिख समुदाय ने इसे अकाली दल की सफलता माना और उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इससे तत्कालीन केंद्र सरकार के रणनीतिकारों को पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ी। अब आते हैं दूसरे आर्थिक कारण और इसमें हरित क्रांति की भूमिका कितनी है। हरित क्रांति का आरंभ और पंजाब का ही चयन क्यों हुआ। 1960 के दशक में भारत भुखमरी और खाद्य संकट से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी सरकार ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को चुना गया, लेकिन जलवायु और भूमि के अनुसार यह क्षेत्र चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने यहाँ उच्च उत्पादन वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई उपकरणों का वितरण करने का फैसला किया। अब हरित क्रांति के पीछे का राजनीतिक उद्देश्य समझ लेते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं था, यह योजना राजनीतिक रूप से भी प्रेरित थी। केंद्र सरकार चाहती थी कि पंजाब के किसानों को हरित क्रांति का लाभ देकर उन्हें अपना समर्थक बनाया जाए। अब किसानों की समस्या की शुरुआत अपन करते हैं। हालांकि हरित क्रांति ने प्रारंभ में किसानों की आय बढ़ा तो दी, लेकिन लंबे समय तक इसके कारण कई समस्याएं भी पैदा हुई। जमीन की उर्वरता में कमी, दूसरा जल स्तर में गिरावट, तीसरा छोटे किसानों के लिए बढ़ता कर्ज। इन समस्याओं ने किसानों में असंतोष को बढ़ाया, जो वर्तमान समय के आंदोलनों का एक बड़ा कारण है। अब तीसरी बात करते हैं, विदेशी ताकतों की भूमिका कैसे आंदोलन को प्रभावित करती है। विदेशी शक्तियों द्वारा आंदोलन का समर्थन करना। इतिहास में यह देखा गया है कि भारत विरोधी
विदेशी ताकतें देश में अस्थिरता फैलाने के लिए आंतरिक आंदोलनों का सहारा लेती हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। विदेशों में बसे सिख समुदाय के एक वर्ग ने खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां आंदोलनों को भड़काने की कोशिश की गई। इसमें शामिल सिख समुदाय जो बाहर रहता है, प्लस सिख समुदाय के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, साथ ही जो उनमें गाने गाने वाले सिंगर्स हैं, इनके भी प्रमाण खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए देखे जा सकते हैं। अब इसमें राजनीतिक दलों का क्या योगदान है? इसके अलावा विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इन आंदोलनों का इस्तेमाल केंद्र सरकार को घेरने के लिए किया। यह भी देखा गया कि कुछ राजनीतिक दलों ने आंदोलनकारी किसानों के हितों के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे को ज्यादा प्राथमिकता दी। अब हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव और एमएसपी का कैसे विकास हुआ, इस पे अपन बात कर लेते हैं। हरित क्रांति तो चल रही थी, लेकिन उसमें एमएसपी आज ये मुद्दा कैसे निकल के आया, तो समझिएगा। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति ने भारतीय कृषि के स्वरूप को बदलने का काम किया, इस क्रांति को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को प्रेरित करने हेतु कई नीतियां अपनाई। इन नीतियों में सबसे अहम था एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इसके तहत सरकार ने सबसे पहले प्रोक्योरमेंट प्राइस की अवधारणा को लागू किया। अब प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, समझ लीजिए। प्रोक्योरमेंट प्राइस के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों से उनके गेहूं और चावल का उत्पादन एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाए। यह मूल्य हर साल घोषित किया जाता था और इसका उद्देश्य किसानों को यह भरोसा देना था कि उनका उत्पादन बाजार में न बिकने की स्थिति में भी सरकार खरीद करेगी। सरकार द्वारा खरीदा गया यह अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत गरीबों को सब्सिडी पर प्रदान किया जाता है। यह मूल्य मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य से थोड़ा कम होता है ताकि किसानों को विकल्प मिल सके। किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन यदि बाजार में उनकी फसल का मूल्य गिरता तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अपनी उपज सरकार को बेच सकते थे। इस सिस्टम ने किसानों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें उत्पादन लागत से नीचे के मूल्य पर अपनी फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी। अब एमएसपी की भूमिका कहां से निकल के आई? इसी समय सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की शुरुआत की। एमएसपी का उद्देश्य किसानों के लिए एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना था, जिससे उनकी फसल के मूल्य में अचानक गिरावट के कारण उन्हें नुकसान न हो। यह ऐसा फ्लोर प्राइस था जिसके नीचे गेहूं और चावल के दाम नहीं गिर सकते थे। सरकार ने एमएसपी को सुनिश्चित करते हुए यह प्रावधान किया कि किसान को नुकसान न हो और वह अपनी लागत से नीचे अपनी फसल न बेचे। अब आप प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी में अंतर समझ लीजिए। प्रोक्योरमेंट प्राइस वह मूल्य था जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती थी, जबकि एमएसपी एक न्यूनतम मूल्य था जो बाजार में फसल की बिक्री के लिए तय किया गया था। प्रोक्योरमेंट प्राइस बाजार मूल्य से थोड़ा सा कम होता था, जबकि एमएसपी उस मूल्य से भी ऊपर का स्तर निर्धारित करता था। अब मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उत्पादन इतना बढ़ गया कि भारत इन अनाजों में आत्मनिर्भर बन गया। परंतु 1970 के दशक के अंत तक इस वृद्धि ने सैचुरेशन यानी कि अधिकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। कई वर्षों तक कृषि ने अच्छा मुनाफा कमाने वाले बड़े किसान अचानक संकट में आ गए। उन्होंने जो करोड़ों रुपए कमाए थे, अब वह कुछ हजार में सिमटने लगे। चावल और गेहूं पर निर्भरता बढ़ने से अन्य फसलों की खेती में गिरावट आई। इस स्थिति ने पंजाब में आर्थिक स्थिरता को जन्म दे दिया। अब यहाँ पे एक और एंगल समझिए, प्राकृतिक संकट और प्रवासन का असर कैसे पड़ा। पंजाब में हरित क्रांति के दौरान उत्पादकता बढ़ने के लिए अधिक पानी की जरूरत थी। यह सुनिश्चित करने के लिए नहरों और पंपों का उपयोग किया गया, लेकिन इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई। बड़े किसान अपने बच्चों को विदेश भेजने लगे क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया था, क्योंकि उन्हें खेती में भविष्य दिख नहीं रहा था, हालांकि उन्होंने इसी से पैसा कमाया था। जब 1970 के दशक में यह स्थिति पैदा हुई कि खेती के लिए श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई, तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने यूपी और बिहार से श्रमिकों को पंजाब लाने का काम शुरू किया। यह प्रवासी श्रमिक यहाँ खेती का मुख्य आधार बन गए। इन्हें न केवल रोजगार दिया गया, बल्कि इन्हें वोटर आईडी कार्ड भी प्रदान किया गया, ताकि तत्कालीन गवर्नमेंट
इन प्रवासी श्रमिकों को अपना नया वोट बैंक बना सके। 1970 के दशक के अंत तक यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पंजाब में सामाजिक और आर्थिक संकट ने एक नई दिशा ले ली। किसानों की आमदनी घटने से शराब और अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग बढ़ने लगा, सामाजिक ढांचा कमजोर पड़ने लगा और 1980 के दशक की शुरुआत में धार्मिक संकट गहराने लगा। हरित क्रांति का यह अर्थशास्त्र और इससे उत्पन्न हुए संकट एक ऐसी कहानी बन गए जिसने पंजाब को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। अब यहाँ पे अगला एंगल समझिए, हरित क्रांति और एमएसपी कैसे लिंक हुई, जो किसानों की समस्या का जटिल परिप्रेक्ष्य बना। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारत में कृषि को एक नई दिशा दी, जिसमें विशेष रूप से चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। प्रारंभ में सरकार ने एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य दोनों को लागू किया, जिससे किसानों को दोहरा आश्वासन मिला। यह व्यवस्था किसानों को यह भरोसा देती थी कि उनकी उपज का मूल्य प्रोक्योरमेंट प्राइस पर खरीदा जाएगा और यदि यह बाजार में नहीं बिकता तो सरकार इसे एमएसपी पर खरीद लेगी। समस्या तब शुरू हुई जब 1975 तक आते जाते सरकार ने प्रोक्योरमेंट प्राइस तय करना बंद कर दिया, एमएसपी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप एमएसपी अधिकतम मूल्य बन गया, जिससे किसानों को मजबूरी में सरकार को अपनी फसल बेचनी पड़ी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इस नीति का विशेष प्रभाव देखा गया। अगर आप वर्तमान स्थिति में भी देखते हैं तो सर्वाधिक जो एमएसपी का लाभ लेते हैं किसान, वो पंजाब और हरियाणा के ही है और आंदोलनों में सबसे ज्यादा योगदान भी पंजाब और हरियाणा के ही किसानों का ही मिलेगा। इन और हालांकि उसमें जो किसान आंदोलनों में है वो बड़े किसान है, कोई छोटा किसान नहीं है जिसके पास 2 एकड़ या 10 एकड़ जमीन है। आप देख सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, किस तरह बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और ट्रकों में आंदोलन किए जाते हैं। एक छोटा किसान जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है, उसके पास इन सब चीजों के लिए ना ही इतने साधन है, ना ही इतना समय है। अब इन राज्यों में हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यह उत्पादन इतना अधिक हो गया कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप सरकारी खरीद के लिए पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जितना भी अनाज चाहिए होता, वह केवल इन 2 राज्यों से ही पूरा हो जाता। बाकी राज्यों के किसानों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे अपनी उपज को एमएसपी पर बेचने में असमर्थ थे। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का पर्यावरण भी इस नीति से बुरी तरह प्रभावित हुआ। चावल जैसी फसल जो अत्यधिक जल आधारित होती है, इन राज्यों के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त नहीं है। यह क्षेत्र अधिकतर शुष्क है और चावल की खेती के लिए आवश्यक प्राकृतिक जल संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसानों ने बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया। अब यहाँ पे आप जल उपयोग का असमान अनुपात समझ सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में 1 लाख लीटर पानी में केवल 19 किलो चावल का उत्पादन होता है, जबकि हरियाणा में यही आंकड़ा 17 किलो के आसपास है। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में 1 लाख लीटर पानी से 42 किलो और बिहार में 56 किलो चावल तक उत्पादन किया जा सकता है। यह अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती पर्यावरण और संसाधनों के दृष्टिकोण से अव्यावहारिक है। इन राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन और पानी की खपत ने पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य जो चावल की खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं, एमएसपी और पीडीएस में योगदान करने में पीछे रह गए। हरित क्रांति के इस असमान प्रभाव ने बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को कृषि के मामले में पीछे धकेल दिया और इसके परिणाम स्वरूप बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य बीमारू कहलाने लगे थे। अब दोस्तों 1990 के दशक के बाद का परिदृश्य, तो 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के चलते लोगों की आय में वृद्धि हुई। जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, भारत में खान पान की आदतें भी बदली। पहले जहां लोग गेहूं और चावल पर निर्भर थे, वहीं अब फल, सब्जियां, मिलेट और रागी जैसे विविध आहार सामग्रियों को मांग बढ़ने लगी। लेकिन एमएसपी के चलते खेती में विविधता लाने की कोशिशें विफल रहीं। एमएसपी की गारंटी ने किसानों को केवल गेहूं और चावल पर निर्भर बना दिया। 20 से अधिक अन्य फसलों के लिए एमएसपी होने के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसान केवल इन 2 फसलों की खेती करते रहे हैं। अब एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग जो आज उठी है, तो आज की स्थिति में यह है कि पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का तर्क यह है कि सरकार उन्हें लिखित में यह आश्वासन दे कि उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ने किसानों के इस दृष्टिकोण को चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि एमएसपी को गारंटी देना खेती के अन्य क्षेत्रों में निवेश को बाधित कर सकता है। सरकार का जोर अब मिलेट, रागी, फल, सब्जियां और तेल बीज जैसी फसलों को बढ़ावा देने पर है, ताकि कृषि विविधता को बढ़ावा मिले। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपने पारंपरिक कृषि पैटर्न को बदलने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि चावल और गेहूं की खेती उनके लिए सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें पानी, बिजली और बीज के रूप में पर्याप्त सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधन। सरकार ने इन किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन इसके साथ यह शर्त रखी है कि वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न में विविधता लाएंगे, जो कि वहां पर्यावरण और जमीन के लिए भी सही है। हालांकि किसानों ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। अब समाज, राजनीति और सिविल सोसाइटी का एक अपन गहन विश्लेषण करते हैं, फिर इसके प्रभाव की बात करेंगे। समाज में हर वर्ग अपने अपने हित होते हैं, हर वर्ग के, और यह सत्य है कि हर वर्ग अपने अधिकार और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम चाहता है। इन हितों को राजनीतिक पार्टियां सामने लाती हैं और उन्हें नीतियों व कानूनों में परिवर्तित करती हैं। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब समाज इतना विस्तृत और जटिल हो जाता है कि राजनीतिक दल हर वर्ग के हितों को सही ढंग से समझने और व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब समाज में सिविल सोसाइटी संगठनों का उदय होता है। सिविल सोसाइटी का मूल उद्देश्य होता है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को राजनीतिक प्रतिनिधियों तक पहुंचाए, जिससे सरकार उन पर विचार करे और आवश्यक कदम उठाए। सैद्धांतिक रूप से सिविल सोसाइटी का काम समाज को शांति और स्थिरता प्रदान करना है, लेकिन वर्तमान समय में यह देखा गया है कि इन संगठनों के मूल उद्देश्य में बदलाव आया है। आज ये संस्थाएं उन बाहरी शक्तियों के लिए उपकरण बन चुकी हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। विदेशी संस्थाएं जैसे कि कुछ फाउंडेशन इन सिविल सोसाइटी संगठनों को वित्तीय सहायता देकर यहां विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। किसानों की समस्या और सिविल सोसाइटी की भूमिका। पंजाब और हरियाणा के किसानों को यह समझने की आवश्यकता है कि बीते 50 वर्षों में उनके साथ राजनीतिक वर्ग द्वारा बार बार छल हुआ है। यदि आज भी वे इस सत्य को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, तो इसका दायित्व केवल उनके ऊपर है। उन्हें यह समझना होगा कि यदि वे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए केवल चावल और गेहूं की खेती पर निर्भर रहेंगे, तो आने वाले 15 से 20 वर्षों में उनकी भूमि बंजर हो जाएगी। सरकार बार बार किसानों से अनुरोध कर रही है, वे चावल और गेहूं का उत्पादन कम करें और अन्य फसलों की खेती की ओर बढ़ें, लेकिन किसान केवल एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि कुछ किसान अपनी वर्तमान आय को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, बजाय इसके वे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए। यह सिविल सोसाइटी संगठन ही है जो किसानों को यह बात समझाने के बजाय उन्हें अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए भ्रमित कर रहे हैं। अब आप यहां से सिविल सोसाइटी और फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी का युद्ध समझ सकते हैं। चौथी पीढ़ी का युद्ध यानी कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर वह स्थिति है जहां राज्य के खिलाफ सिविल सोसाइटी संस्थाएं कार्य करती हैं। ये संगठन सरकार की नीतियों को विफल दिखाने और जनमानस को यह समझाने का प्रयास करती हैं कि सरकार अक्षम है। वर्तमान में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसी बाहरी शक्तियां भारत में सिविल सोसाइटी के माध्यम से विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित कर रही हैं। उदाहरण के लिए कुछ विदेशी फाउंडेशन के वित्त पोषण से भारत में ऐसे आंदोलन चलाए जाते हैं जिनका उद्देश्य भारत की शक्ति को कमजोर करना है। आज के समय में इन सिविल सोसाइटी संगठनों और उनके समर्थकों को लिबरल तालिबान कहना अनुचित नहीं होगा। यह गुट केवल विरोध प्रदर्शनों को भड़काने और भारत की प्रगति में बाधा डालने का काम करता है। पिछले एक दशक में इनके कार्य यह स्पष्ट करते हैं कि ये संगठन देश को सशक्त करने के बजाय इसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े विकास परियोजनाओं पर रोक लगाना, सेना के मनोबल को तोड़ना और सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करना इनके प्राथमिक उद्देश्य बन गए हैं। हालांकि हम किसी और वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि इनको विदेशी फंडिंग किस तरीके से आती है और इसमें जो भारत का डीप स्टेट है, जो कि इस समय अमेरिका के डीप स्टेट से कनेक्शन में है, तो कैसे क्या डीप स्टेट होता है और डीप स्टेट कैसे हमेशा भारत में राज किया है, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पर यह नेक्स्ट जो है, अब सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। यदि वे फसल विविधीकरण की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन जरूर मिलेगा।
परंतु यदि वे एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अड़े रहते हैं, तो इससे केवल पर्यावरण का विनाश और उनकी आर्थिक स्थिति का पतन होगा। यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों के दीर्घकालिक हित में काम कर रही है। भारत में आगामी चुनाव को देखते हुए विरोध प्रदर्शनों की संख्या और उनकी तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। इन सिविल सोसाइटी संगठनों का उद्देश्य केवल एक भ्रमित वातावरण तैयार करना है। इनके द्वारा बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आगे कर आंदोलन को नैतिक रूप से सशक्त दिखाने का प्रयास किया जाएगा। अब जनता पर निर्भर करता है कि वह इस पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करके निर्णय ले कि कौन सही है और कौन गलत। सरकार ने किसानों के लिए एक स्पष्ट और दीर्घकालिक योजना बनाई है, लेकिन अगर किसान अपने वर्तमान लाभ के लिए भविष्य की अनदेखी करते हैं, तो इसका परिणाम केवल उनके ऊपर पड़ेगा। यह वक्त है कि हमें अपने हितों को समझें और देश हित में निर्णय लें। भारत की राजनीति में नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में इन मुद्दों पर बहस और विरोध और भी तेज हो सकता है। तो आप कमेंट में बताइए क्या सही और क्या गलत है। आप अपना ओपिनियन और किसानों की